गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबल व विकृति। तो प्रतिबल व विकृति जानने से पहले हम इस बात को देखेंगे कि प्रतिबल हो क्यों रहा है, क्या फैक्टर्स है, क्या वजह है जिसकी वजह से प्रतिबल आ रहा है। इसके नाम में देखिए छुपा हुआ है बल, और इसका मतलब फोर्स से होता है। बल का मतलब फोर्स होता है, फोर्स। अब अगर किसी भी पिंड पर, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई बल लग रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो इस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, इट में बी टेंसाइल, इट में बी कॉम्प्रेसिव, इट में बी शियर। तीन टाइप के बल होते हैं, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और तीसरा शियर। ये हमारे तीन टाइप के प्रतिबल होते हैं, सॉरी बल होते हैं। अगर ये तीन टाइप के बल में से कोई सा भी टाइप का बल लग रहा है, हमारे बॉडी पे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये तो कॉम्प्रेसिव टाइप के बल का एग्जांपल है, तो हमारी बॉडी जो कि मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो जैसे ही इस पर बल कार्य करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड उसका विरोध करेगा। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, यहाँ F क्या है? F है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल। F क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही हम बल लगाते हैं इस बॉडी के ऊपर, हमारा ये बॉडी के अंदर जो भी बॉन्ड है इस बल का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करना का मतलब क्या है? उसी मैग्नीट्यूड का, जैसे मान लीजिए F हमने लगाया, F ही परिमाण का, उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं। जैसे इसको कंप्रेस किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, इस बॉडी के ऊपर दबाव बल लग रहा है, तो ये जो बॉन्ड है इसमें तनाव लगेगा, यानी इस F का ये विरोध करेंगे। लेकिन ये जो अंदर से मॉलिक्यूल्स के अंदर से जो बल लग रहा है, इसकी एक लिमिट है। जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, कर जाएगा ये बल F तुरंत ही, और ये जो बल इसके द्वारा लगाया जा रहा है वो F डैश होगा, जिसको हम रजिस्टिंग फोर्स कहेंगे। F डैश जो होगा वो होगा हमारा रजिस्टिंग फोर्स या प्रतिरोधी बल। ये होगा हमारा प्रतिरोधी बल। ये हमारे मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं वो लगाएंगे, जो बाह्य बल लग रहा है उसके खिलाफ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में F बराबर F डैश होगा, F बराबर F डैश होगा, मतलब जो बाहर से बल लग रहा है वो और जो अंदर से बल लग रहा है दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने एक बॉडी ली जिसपे कोई से टाइप का भी बल लगेगा, सेम वही उसी बल का परिमाण के बराबर, बस अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा बल होगा वो यहाँ अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी साम्य अवस्था में, अंडर इक्विलिब्रियम F बराबर F डैश होगा। अच्छा, जब बल लग रहा है तो यहाँ पे देखिए एक बॉडी का एक एरिया होता है, जिस क्षेत्रफल पे वो बल लग रहा है, यानी बल जिस क्षेत्रफल पर लग रहा है, अगर उसको हम परिभाषित करें तो लिख सकते हैं प्रतिबल को, स्ट्रेस को परिभाषित किया जा सकता है। स्ट्रेस का जो डेफिनेशन बनता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, को प्रतिबल या
स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो बल है और दूसरा क्षेत्रफल है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होगी F/A, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटसेट्रा, इसकी जो यूनिट होगी। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम जो बल की बात कर रहे हैं वो जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब ये डिफाइन नहीं किया गया है कि वो बल टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव है या शियर है, यानी तनाव बल है, दबाव बल है या कर्तन बल है। तो अगर यहाँ पे तनाव बल हो जाएगा तो स्ट्रेस हमारा हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। अगर कॉम्प्रेसिव बल होगा तो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा करस्पॉन्डिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर शियर फोर्स है तो उसे शियर स्ट्रेस आ जाएगा। अब इसके तीन टाइप होते हैं। इसके अगर हम टाइप की बात कर लें तो टेंसाइल स्ट्रेस जिसको आप सिग्मा टी लिखेंगे। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको सिग्मा सी लिखेंगे। और तीसरा है शियर स्ट्रेस जिसको हम टाउ लिखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस क्यों आ रहा है? अगर इसकी परिभाषा लिखें, इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमको डेफिनेशन लिखनी है तो इसको हम लिखेंगे, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स per unit area and its unit will be Newton per mm square, Newton per centimeter square। इसको हम देखते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये हमारे टाइप हो गए। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो हमारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनता है ये बन जाता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और एरिया हमारा जो होता है उसको कैपिटल A से, या यहाँ पे ACS हम लिखते हैं। यहाँ पे F क्या है? फोर्स है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन में, और A क्या है? ACS क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अनुप्रस्थ ACS का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया समझना है तो देखिए, मान लीजिए एक रॉड है। ठीक है, ये एक हमारी रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है। अगर इसको हम ऐसे कट कर दे रहे हैं तो ये देखने में हमको ऐसे दिखाई पड़ेगी। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसे होगा। एक ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका फ्रंट से व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, जबकि ये साइड व्यू में आएगा आपको। अब अगर इस पे एक बल लगाते हैं हम लोग इस पे, तो वो बल इस एरिया पे लगेगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस में फॉर्मूले में इस एरिया का यूज करेंगे जो कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। और ये एरिया बेसिकली हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर जो बल लग रहा है तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम देखना चाहें, जैसे ये है एक रेक्टेंगल हमारा है, इस पे हमने कोई बल लगाया है, मान लीजिए टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो इसके केस में हम इसको इस तरह कट करेंगे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, वो ये इस तरीके से आएगा। इसको क्लियरली समझने के लिए हम यहाँ पे एक 3D डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां देखते हैं कैसे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है। एक बार आपने समझ लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे आ रहा है तो ये फेयरली इजी हो जाएगा। देखिए ये एक वो है हमारा एक क्यूब है, क्यूबाइड जो भी समझ लें, घनाभ है, तो इसमें जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर इस पर कोई बल लग रहा है इस तरीके से, ये बल लग रहा है और इधर बल लग रहा है, थोड़ा 3D में फिगर है, तो ये ऐसे आएगा क्रॉस सेक्शन, ये पूरा क्रॉस सेक्शन होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। इस पे इस तरीके से बल और इस तरीके से बल लग रहा है, ये एफ है, अगर ये भी एफ है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा इस तरीके से आएगा। ये हमारा हो जाएगा ACS यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमेशा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो बल के या इस पे बल हमेशा लंबवत लगता है, ये जो बल होगा ये इस पे 90 डिग्री पे लग रहा होगा, 90 डिग्री पे एंगल पे लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें हो गई, स्ट्रेस का जो हमारी परिभाषा बनी, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसके डिफिनेशन हम लिखे हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस इज डिफाइंड एज the ratio of force per unit area जिसको हम कहेंगे ACS। तो अगर इसके यूनिट की बात की जाए, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिट देखिएगा, अगर यूनिट निकालना है हमें, इसको मिटा देते हैं एक बार थोड़ा इधर, जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस जो होते हैं उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा हो जाएगा फोर्स और डिवाइड बाय एरिया जो कि क्रॉस सेक्शन का है CS। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है mm स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। मान लीजिए हम अभी यहाँ पे mm स्क्वायर ले लेते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर, तो जो इसका यूनिट आएगा सिग्मा इक्वल टू n अपान mm स्क्वायर या n अपान सेंटीमीटर स्क्वायर या n अपान मीटर स्क्वायर। ये हमारे सारे यूनिट हो जाएंगे स्ट्रेस की। फोर्स की यूनिट हमारी F की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होता है, और एरिया का यूनिट हमने यहाँ पहले लिख दिया सारा ये। तो ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेस की होती है। अगर स्ट्रेस को डिवाइड किया जाए हमारा, ये दो टाइप का हो जाता है स्ट्रेस, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है
ये हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेस हम देख रहे हैं ये सारा देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पहला है कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल और दूसरा कॉम्प्रेसिव। क्योंकि टेंसाइल बल हो या कॉम्प्रेसिव बल हो, दोनों एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है। दूसरा क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जो हमारा है वो इसको हम टाउ से दिखाते हैं और ये क्षेत्रफल के एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लगता है। ठीक है, तो हमारे स्ट्रेस के इस तरीके से एक डिवाइडेशन ये भी बनता है कि हमारा स्ट्रेस जो है इसको सिग्मा से दिखाते हैं अमूमन, वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। नॉर्मल स्ट्रेस हमारा दो टाइप का होता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, और दूसरा शियर स्ट्रेस होता है, ये टाउ से दिखाते हैं। और ये नॉर्मल और शियर स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो हमारा है एक बार अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा तो हमारा उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, और अगर शियर स्ट्रेस में हमारा जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लगेगा। अगर इसका डायग्राम देखना चाहें हम तो देखिए कैसे हो रहा है, इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं। कैसे इसको समझेंगे बोर्ड पे, देखिए अगर ये हमारा मान लीजिए एक ब्लॉक है, अगर स्ट्रेस इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, एक ब्लॉक, इसमें अगर हमारा बल जो लग रहा है, स्ट्रेस जो लग रहा है बल, वो इस फेस पे लगे पूरा, ये जो फेस है यानी अगर हम नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो हमारा जो स्ट्रेस लगे वो इस तरीके से एक्ट करे, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी फेस जो हमारे फेस हैं ए बी सी एच व एफ डी एफ डी ई जी में अगर लग रहा हो वो बल इस तरह लग रहा है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट लगे और एक दूसरे के पैरेलल रहे, तो इस बॉक्स में क्या होगा, ये बॉक्स कुछ डिस्टॉर्टेड शेप में हो जाएगा। यानी अभी ये बॉक्स सामने से देखने पे ऐसा रहेगा, लेकिन अगर एक बल यहाँ लग रहा है और यहाँ बल लगे तो ये बल चाहेंगे कि इस बॉक्स को यहाँ से तोड़ दें ऐसे। ठीक है, ये इसका 3D डायग्राम है, ये इसका 2D डायग्राम है। देखिएगा इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको यही दिखेंगे, यहाँ पे ए बी ई और जी, बाकी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ये चाहेगा ए बी फेस इस बल या इधर चाहेगा, और ये इधर, ये चाहेगा कि ये इसको लेके चला जाए आधा टुकड़ा और वो उधर चला जाएगा। अगर ये फ्रैक्चर होता है या फेलियर होता है यहाँ से तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से ये शियर होने के चांसेस आएंगे, ये इस तरीके से बल यहाँ पे काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे को स्लाइड कर जाएंगे, यहाँ से शियर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो बल लग रहा है इसको शियर फोर्स कहेंगे। ठीक है, और इस शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा शियर स्ट्रेस, ये कहलाएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, या हिंदी में कहेंगे इसको कर्तन प्रतिबल। देखिए हिंदी नाम के पीछे मत जाइएगा, आपको कर्तन याद ही करना पड़ेगा, तो बेहतर है आप शियर याद करें, क्योंकि शियर आपके लिए नया टर्म है और कर्तन भी नया टर्म है, और प्रतिबल के केस में भी वही है। बेहतर है कि आप शियर स्ट्रेस याद करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको शियर स्ट्रेस के नाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ शियर स्ट्रेस या डिफाइन शियर स्ट्रेस, तो उस केस में आप लिखेंगे किसी पिन पर लगने वाला शियर बल या कर्तन बल, शियर फोर्स व क्रॉस सेक्शनल एरिया या शियर एरिया के अनुपात को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो इट इज द रेशियो ऑफ shear force to the shear area। shear force का अगर shear area से या एरिया से आप इसका रेशियो निकाल दें तो वो कहलाएगा आपका shear stress denoted by टाउ, इसको हम टाउ पढ़ते हैं, ठीक है। और यूनिट इसकी क्या हो जाती है, यूनिट सारे स्ट्रेस की सेम होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एरिया की यूनिट अलग अलग हो सकती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस हुआ जिसको हम टाउ से दिखाते हैं। और दूसरा हमारा जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, या जिसके दो पार्ट होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आ रहा देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस जब अगर हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारा एक ये सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर शाफ्ट है, ये ऐसे कुछ, ये इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, पूरा गोल है, जैसे ये चौक देख रहे हैं आप लोग, इस टाइप का कुछ है ये रॉड, इसको सामने से देखा गया, इस पर ऐसे बल लगाया गया है। अब यहाँ पे बल दो तरीके का लगाया जा सकता है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बना देते हैं बीच में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन है इसका। अब या तो इसमें ये F टेंसाइल लगेगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों बल जो लग रहे हैं दोनों साइड के, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, यानी परिमाण में बराबर हैं तथा एक ही बिंदु से पास कर रहे हैं, ये एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये बल कहीं ऊपर लग रहा है ये नीचे लग रहा है, नहीं, ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है, ये कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस हैं, ये समांतर बल नहीं है, ये एक ही बिंदु पर लगने वाले अलग अलग दिशा के समान परिणाम के बल है, ठीक है। these F forces are concentric, equal in magnitude and opposite in direction। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये बीम है, ये एक हमारा शाफ्ट है, तो हमने क्या किया, इस पार्ट को फिक्स कर दिया यहाँ पे, अब एक बल इधर लगा दिया, ये दोनों चीजें सेम है, क्यों, क्योंकि अगर इसको हमने फिक्स कर दिया तो न्यूटन के नियम के अनुसार for each and every action there is equal and opposite reaction, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। तो इधर क्रिया हमने क्या की है, एक बल लगाया है F, तो इसके अपोजिट में भी इधर भी एक अपने आप बल जनरेट हो जाएगा F, ठीक है। तो ये भी सेम चीज है। तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे आप यहाँ फिक्स कर दें न्यूटन के नियम के हिसाब से, तो ये इसमें कौन सा बल लग रहा है, ये बल क्या चाहेगा, इस रॉड की लंबाई बढ़ जाए, यानी इसमें तनाव आए, और जैसे ही तनाव की बात आती है, ये होगा हमारा, इसमें जो बल उत्पन्न होगा वो होगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको सिग्मा टी बोलेंगे हम, ये हो जाएगा टेंसाइल फोर्स अपॉन ACS, और ACS क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, टेंसाइल फोर्स अपॉन ACS यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिमिलरली अगर हम देखें,
फॉर कंप्रेसिव फोर्स, फॉर कंप्रेसिव फोर्स यानी दबाव बल के लिए, दबाव बल के लिए डायग्राम ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेम फोर्सेस जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे, इनका नेचर बदल जाएगा और ये डायरेक्शन इनका एरो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसी रॉड को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, जैसे हम इसको ड्रिफ्टर को प्रेस करना चाहें। जैसे आप इसको प्रेस करना चाहेंगे क्या होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स है बीच में वो उसका अपोज करेंगे, यानी वो उसको जो बल लग रहा है F उसका विरोध करेंगे, तो इसके बीच में जो उसकी लंबाई है उसमें कमी आने की कोशिश होगी, कमी आएगी और यानी मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, जिसकी वजह से इसका में डिफॉर्मेशन आएगा और लंबाई में कमी आएगी, यानी जो लंबाई पहले थी वो कम घट जाएगी। तो इस केस में इसमें अब हम लगा रहे हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अब हम लगा रहे हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब हम दबाव बल लगा रहे हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स यानी दबाव बल लगा रहे हैं। दबाव बल लगाने से जो अब हमारा स्ट्रेस आएगा वो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा जिसको हम सिग्मा सी से दिखाएंगे, तो वो बन जाएगा हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स अपॉन ACS। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द एक्शन ऑफ फोर्स इज स्टिल सेम। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ACS है, जो जहां पे लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम, डायरेक्शन भी उनकी अपोजिट है, बट अब क्या है टेंडेंसी इन फोर्सेस की कि दे आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द लेंथ और डायमेंशन, लंबाई या डायमेंशन को कम करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेंथ को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा जिसमें हमारी लंबाई कम हो उसको कंप्रेसिव फोर्स या दबाव बल कहते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअली जैसे ही इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, जैसे ही आप बाहर से बल लगाएंगे ये इसके अपोजिट बल लगाएंगे। ठीक है, तो जो ये इसके अपोजिट बल लग रहा है यही कहलाता है प्रतिबल। यानी जैसे ही फोर्स आपने लगाया दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बल तुरंत इस जो F है इसके इक्वल एंड अपोजिट तुरंत ही हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और उस रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से एक रेजिस्टिंग स्ट्रेस आएगा जिसको हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रतिबल कहाँ प्रोड्यूस होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रोड्यूस हो जाएगा और ये पूरे थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा सी इक्वल टू कॉम्प्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया और इसका भी यूनिट सेम होगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वही सेम न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी। यहाँ पे न्यूटन क्यों, क्योंकि बल का यानी फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है। ठीक है, और एरिया की यूनिट mm स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये हमारा प्रतिबल हो गया। अब हमारा अगला जो है नंबर आता है विकृति का। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से। हमने क्या पढ़ा आज के डे में, आज के दिन में हमने पढ़ा, हम पहले से जानते थे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स बल, बल एक प्रकार का धक्का है, खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित या प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, ये फोर्स हो गया, बल जिसे आप कहते हैं। ये तीन टाइप का होता है, पहला है टेंसाइल तनाव बल, अगर वो खींचने का प्रयास करे, दूसरा है कॉम्प्रेसिव, अगर वो उसको दबाने का प्रयास करे, और तीसरा है शियर, अगर वो कर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, अब ये तीन बल के करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेस आएगा। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग हमारा है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा हमारा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों स्ट्रेस में हमारा जो फोर्स लगता है वो हमारे एरिया के परपेंडिकुलर लगता है,
हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया को के परपेंडिकुलर लगता है, इसको सिग्मा टी या सिग्मा सी से दिखाते हैं। टी का मतलब है टेंसाइल और सी का मतलब कॉम्प्रेसिव है। और ये जो शियर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगता है वो उनका जो डायरेक्शन और वो एक दूसरे के पैरेलल लगता है और वो एरिया को शियर करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो उसको बदलना चाहते हैं। अब आगे हमारा नंबर आता है कि ये हमारे 3 हो गए, इनके यूनिट्स, सारे के यूनिट जितने भी स्ट्रेस हैं सबके यूनिट सेम होते हैं, यूनिट सेम होंगे सारे स्ट्रेस के, कोई सा भी स्ट्रेस होंगे, वो हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कुछ भी, जो भी एरिया का डिफरेंस, क्योंकि बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब अगली चीज आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है भाई? बल लगेगा, बल में लगने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो बाह्य बल लग रहा था उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। उस बाह्य बल के विरोध के कारण जो हमारा प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस के बीच में, उसकी वजह से प्रतिबल आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स जिस भी टाइप का रहेगा उसी सेम टाइप का प्रतिबल उत्पन्न होगा। अब अगली चीज है कि स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, ये कहलाता है इट इज द रेशियो ऑफ change in length to the original length। यानी लंबाई या डायमेंशन में जो परिवर्तन हुआ बल लगने के कारण, और जो वास्तविक या प्रारंभिक लंबाई थी उसका अनुपात क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। अगर हम लिखें इसको फॉर्मूला और इससे एप्सिलॉन से प्रोड्यूस करते हैं या दिखाते हैं, स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखेंगे हम, अगर स्ट्रेन इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन से, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, कहीं कहीं इसको स्मॉल ई से भी दिखाते हैं। स्ट्रेन ये होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल, ये हमारा स्ट्रेन हो गया। तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से दिखाएंगे, और एल है जबकि हमारा ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेन आ रहा है उसकी यूनिट क्या हो रही है? डेल्टा एल बाई एल, यानी लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर होती है। अगर इसको हम लिखें मीटर अपॉन मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। हमारी जो स्ट्रेन है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसको मीटर बाय मीटर लिख सकते हैं या आप कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, स्ट्रेन होता क्यों है? जब हम किसी मॉलिक्यूल किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से जैसे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस आता है। अगर ये जो फोर्स लग रहा है, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, और जो कि हमारे इंटरनली लगने वाले, डेवलप होने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा, तो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव या दबाव डिपेंड करेगा किस टाइप का फोर्स लग रहा है, यानी उस पर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड जो बना हुआ है उसमें खिंचाव या दबाव आ जाएगा। जैसे खिंचाव या दबाव आएगा उसकी वजह से हमारी डायमेंशन जो है वो बदल जाएगी, और जैसे ही डायमेंशन बदलेगी उसमें चेंज आ जाएगा, और उस चेंज को हम मेजर करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और जो ओरिजिनल लेंथ से उसका जो रेशियो होगा वो स्ट्रेन कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन और सारी बातें।
थैंक यू।